अध्याय 5। जनता जब बगावत करती है। 1857 और उसके बाद। चित्र 1। सिपाही और किसान गदर के लिए ताकत जुटाते हैं। यह गदर 1857 में उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैल गया था। नीतियां और लोग। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके असर के विषय में पिछले वर्षों से ज्ञात होता है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां तथा कार्रवाइयां जनता के हित के विरुद्ध होती हैं या उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाती है, लोग उनका कैसे विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। राजाओं और नवाबों की सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही छिनने लगी थी। उनकी ताकत और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अनेक दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की आज़ादी सीमित होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके लगान वसूली के अधिकार व क्षेत्र एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। कई स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए वार्तालाप भी किया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इच्छा थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के पश्चात उनके ददक पुत्र को राजा बना दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से अनुरोध किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मौत के पश्चात उन्हें मिलने लगे। अपनी ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को मानने से इनकार कर दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने वाली अंतिम रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई तथा 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषित कर दिया कि रियासत का शासन ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व आवश्यक है। मुगलों के शासन को तबाह करने की भी कंपनी ने पूरी योजना बना रखी थी। कंपनी ने जारी किए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया था। 1849 में बहादुर शाह जफर की मौत के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह अथवा उसके परिवार को लाल किला छोड़कर दिल्ली में कहीं और बसना होगा। 1856 में जनरल गवर्नर कैनिंग ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे। उनकी मौत के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में स्वीकृति प्राप्त होगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान तथा जमींदार भारी भरकम लगान तथा कर वसूली के कठोर तौर तरीकों से उत्पीड़ित थे। बहुत से लोग महाजनों से लिया ऋण लौटा पाने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण से उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें उनके हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के मातहत कार्य करने वाले भारतीय सिपाही भी असंतुष्ट थे, जिनके लिए उनकी अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियमों से उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस लगती थी कि उस जमाने में बहुत से लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए समुद्र के मार्ग वर्मा जाने को कहा गया तो उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया, परंतु वे जमीन के मार्ग से जाने को तैयार थे। सरकार के आदेश की अवहेलना की वजह से उन्हें कठोर दंड दिया गया। इस मुकदमे से निपटने के लिए कंपनी ने 1856 में एक नया कानून बनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांवों के हालत से भी असंतुष्ट थे। बहुत से सिपाही खुद कृषक थे। सिपाही अपने परिवार गांवों में ही छोड़कर आए थे। परिणाम स्वरूप किसानों का क्रोध जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सती प्रथा को रोकने
तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए नए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। 1830 के पश्चात कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर कार्य करने और भूमि व संपत्ति जुटाने की छूट भी दे दी। 1850 में उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसने ईसाई धर्म को अपनाना सरल बना दिया। इस कानून में प्रावधान था कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाएगा तो पुश्तैनी संपत्ति पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा। बहुत से भारतीयों को यह लगने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो उपस्थित सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के विषय में आप अध्याय 7 में अध्ययन करेंगे। जनता की नज़र। लोग उस जमाने में अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा आपको नीचे दिए गए स्रोत से मिल सकता है। चित्र 2। उत्तर भारत के बाजारों में सैनिक खबरें और अफवाहें फैलने लगे हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष होना कोई खास बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतने गहरे हो जाते हैं कि राज्य की सत्ता संकट में पड़ जाती है। अनेक लोगों का मानना है कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सब कुछ करना चाहते हैं। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास से कार्य लेना पड़ता है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। भारत विजय तथा शासन के 100 वर्ष पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। मई 1857 में आरंभ हुई इस बगावत से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही संकट में डाल दिया था। मेरठ से शुरुआत करते हुए सिपाहियों ने अन्य बहुत सी कई जगहों पर बगावत की। समाज के अलग अलग तबकों के असंख्य लोग विद्रोही प्रवृत्ति के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह। जब सिपाही एकत्र होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से मना कर देते हैं। स्रोत 1। 84 नियमों की सूची। नीचे महाराष्ट्र के एक ग्रामीण ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में शामिल होने के लिए गए थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि मार्ग में उनकी भेंट कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी, क्योंकि 3 दिन के अंदर चारों ओर कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर तुली है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची तैयार की है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों के सामने उसकी घोषणा कर दी है। सिपाहियों ने बताया कि राजा ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों को भुगतने की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी कोहराम मच जाएगा और राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौटकर योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार कर ली गई है। उन्हें विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया है। विष्णु भट्ट गोडसे, माझा प्रवास, पृष्ठ संख्या 23 और 24। स्रोत 2। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में देखी जा सकती है। 1812 में सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर नौकरी दी गई थी। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों का साथ दे रहा था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1861 में सीताराम ने
अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश नीचे दिया गया है। मैं मानता हूं कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा रोष और अविश्वास भर गया था और वे सरकार के विरुद्ध साजिशें करने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंसों को सेना की नब्ज समझने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और भड़काया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह को कितना बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि यदि सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना के लिए ऐसा करना संभव है। संयोग से इसी समय सरकार ने प्रत्येक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के उपयोग का तरीका समझाने के लिए विभिन्न छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान कहीं से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में उपयोग होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। हमारी रेजिमेंट के लोग अन्य लोगों को यह खबर लिखकर भेजने लगे और जल्दी ही प्रत्येक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी 40 वर्षों की नौकरी में सरकार ने उनके धर्म को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, किंतु जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अवध पर नियंत्रण की वजह से सिपाही पहले ही नाराज थे। कुछ स्वार्थी लोगों ने तुरंत यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस बनाए हैं ताकि उनको इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों के ही धर्म भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब को लगा था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर लौट जाने की सलाह दी। चित्र 3। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर आक्रमण करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और उनकी इमारतों को आग के हवाले कर देते हैं। चित्र 4। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से अधिक बागी बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार करके ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर हमला कर दिया। यह युद्ध रात भर चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक युवा सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अफसरों पर आक्रमण कर दिया, जिसके आरोप में 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। कुछ दिन पश्चात मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों का मानना था कि उन कारतूसों पर गाय तथा सूअर की चर्बी का खोल चढ़ा था। 85 सिपाहियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनको अपने अफसरों के हुक्म की अवहेलना करने के आरोप में 9 मई 1857 को 10-10 वर्ष का कठोर दंड सुनाया गया। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने भी हमला कर दिया। उन्होंने 10 मई को मेरठ की जेल पर आक्रमण कर दिया और वहां बंद सिपाहियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, उनके बंदूक तथा हथियार कब्जे में कर लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग लगा दी। उन्होंने फिरंगियों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया था। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों का शासन मिटा देना चाहते थे। साथ ही वह यह सोचते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात देश का शासन चलाएगा कौन। सिपाहियों को इसका भी जवाब मिल गया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासक बनाना चाहते थे। 10 मई की रात मेरठ के कुछ सिपाहियों का एक दस्ता घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गया। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में नियुक्त टुकड़ियों ने भी बगावत की घोषणा कर दी। यहाँ भी बहुत से अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया तथा इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के इर्द गिर्द जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे, परंतु बादशाह अंग्रेजों की भारी शक्ति से
दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरदस्ती महल में दाखिल कर गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। फिरंगी का मतलब होता है विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव प्रकट होता है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की इस मांग के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने पत्र लिखकर देश भर के मुखियाओं तथा शासकों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का फैसला किया। बहादुर शाह के इस कदम के काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। अंग्रेजों के आने से पहले देश के एक बहुत बड़े भाग पर मुगल सम्राटों का ही शासन था। अधिकांश छोटे शासक तथा रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्रों का राजकाज चलाते थे। ब्रिटिश शासन के बढ़ते विस्तार से डरे हुए बहुत से शासकों को लगता था कि दोबारा मुगल बादशाह शासन संभाल लेंगे तो वे मुगलों के राज में फिर से बेफिक्र होकर अपने क्षेत्रों का शासन चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की खबर नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे में पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति एकाएक बदल गई। प्राय ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, प्रेरणा तथा आत्मविश्वास मिलता है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी तो लगभग एक सप्ताह तक कहीं कोई विद्रोह देखने को नहीं मिला, क्योंकि खबर फैलने में भी थोड़ा समय तो लगना ही था। इसके पश्चात तो जैसे तैसे विद्रोह का सिलसिला ही चल निकला। प्रत्येक रेजिमेंट में सिपाहियों ने एक के बाद एक विद्रोह कर दिया तथा वे दिल्ली, कानपुर तथा लखनऊ जैसे मुख्य स्थान पर दूसरी टुकड़ियों का सहयोग करने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों तथा गांवों के लोग भी बगावत में पड़ने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों तथा मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने तथा अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के निकट ही रहते थे। उन्होंने सेना संगठित की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से निकाल बाहर किया तथा उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के अधीन गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से उतार दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कद्र को नया नवाब नियुक्त कर दिया गया। विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह स्वीकार कर लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहों को प्रोत्साहन देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों की हर प्रकार से सहयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी टक्कर दी। विद्रोही टुकड़ियों के मुकाबले अंग्रेजों की संख्या काफ़ी कम थी। कई मोर्चों पर अंग्रेज बुरी तरह पराजित हो गए। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजों का राज समाप्त हो चुका है। आम लोगों में अब गहरा आत्मविश्वास जाग गया था। वे अब विद्रोह में कूदने से नहीं डरते थे। विशेष रूप से अवध के चारों ओर बगावत की स्थिति थी। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने 6 अगस्त 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम किया, जिसमें अंग्रेजों के डर को प्रकट किया गया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और निरंतर विद्रोह से थक चुके हैं। हर एक गांव हमारी खिलाफत कर रहा है। जमींदारों ने भी हमारे विरुद्ध कमर कस ली है। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। वह जान चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों को साथ लेकर वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत से गाजी अर्थात धर्म योद्धा एकत्रित हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वह इस बगावत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हुए। बिहार के परंपरागत जमींदार कुंवर सिंह ने भी
विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया तथा कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। सभी तमाम क्षेत्रों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में भाग ले रहे थे। चित्र 6। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर आक्रमण करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले को अपने कब्जे में किया हुआ था। चित्र 7। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली तक की तरफ कूच करते हैं। आरंभ में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की मजबूत किलेबंदी को तोड़ने में कठिनाई हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और अधिक हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। कंपनी का पलटवार। इस भारी उथल पुथल के बाद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपना पूरा बल लगाकर बगावत को कुचलने का निश्चय किए। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून लागू किए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने फिर दिल्ली पर कब्जा किया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। उनके बेटों को उनकी नज़रों के सामने ही गोली मार दी गई। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह को उनकी पत्नी बेगम जीनत महल के साथ देश निष्कासित कर रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपने प्राण त्याग दिए। यद्यपि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, किंतु यह अर्थ नहीं था कि विद्रोह समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद लोग अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। बगावत की आग को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेजों ने मार्च 1858 में लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उन्हें मार डाला गया। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में आदिवासियों तथा किसानों की मदद से छापामार युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी प्रकार हार से विद्रोहियों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत से लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज भी लोगों का भरोसा जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। उन्होंने वफादार भूस्वामियों को इनाम देने की घोषणा की तथा उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी भूमि पर उनके परंपरागत अधिकार कायम रहेंगे। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कहा कि यदि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर किसी अंग्रेज की हत्या नहीं करेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनका अधिकार बना रहेगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए तथा उन्हें मौत की सजा दे दी गई। चित्र 8। दिल्ली में घुसने के लिए अंग्रेज टुकड़ियां कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। चित्र 9। कानपुर के पास अंग्रेज टुकड़ियां विद्रोहियों को पकड़ लेती है। गौर से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन अब पहले वाले नीतियों के सहारे शासन चलाना संभव नहीं था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून लागू किया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दिए, जिससे भारतीय मामलों को अधिक बेहतर ढंग से संभाला जा सके। उन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया, जिसका कार्य भारत के शासन से संबंधित मुद्दों को संभालना होता था। उसकी सहायता करने के लिए एक परिषद संगठित की गई, जिसे इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया तथा उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि बना दिया गया, अर्थात कि अंग्रेजों ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। 2. देश के सभी शासकों को
यकीन दिलाया गया कि भविष्य में वे कभी भी उनकी भूमि पर अधिकार नहीं करेंगे। वे अपनी रियासत अपने वंशजों या अपने दत्तक पुत्रों को सौंप सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति मान ले। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शासन चलाने की अनुमति दे दी गई। 3. सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बिहार, अवध, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बदले अब गोरखा, सिखों तथा पठानों में से अधिक सिपाही भर्ती किए जाएंगे। 4. मुसलमानों की भूमि तथा संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया। उन्हें संदेह की दृष्टि व शत्रुता की भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को संदेह था कि यह विद्रोह उन्होंने ही फैलाया था। 5. अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। 6. भूस्वामियों तथा जमींदारों की रक्षा करने तथा भूमि पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार से 1857 के पश्चात इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख क्षेत्र। अन्यत्र परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर 1857 में जब भारत में विद्रोह की आग फैली, उसी दौरान चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पनप रहा था। यह विद्रोह 1850 में आरंभ हुआ तथा 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हजारों मेहनतकश निर्धन लोगों ने हांग चिकुआंग के नेतृत्व में परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह कहा जाता है। हांग जिकुआंग ने धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह के दमन के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की बहुत सहायता की। अभ्यास। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उनके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। ऐसी वस्तुओं के उपयोग से हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूसों पर ऐतराज था। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने आखिरी दिन रंगून, आधुनिक म्यांमार की राजधानी, की जेल में बिताने पड़े। यहीं वह 1862 में उनकी मौत हो गई। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, उन्हीं के बल पर हमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। वे जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार तथा राजा उनके शासन का समर्थन करते हैं। 1857 से पहले उन्होंने इन्हीं सैनिकों की मदद से कई लड़ाइयाँ जीती थीं तथा कई बड़े विद्रोहों को कुचला था, अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? आम जनता बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को अपना समर्थन दिए जाने से बहुत उत्साहित हुई। उससे उनमें आशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि अब शायद अत्याचारी और शोषक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकेगा। अलग अलग ब्रिटिश नीतियों की वजह से कई राज परिवारों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। वे खबर से बहुत
प्रसन्न हुए। उन्होंने भी विद्रोहियों को समर्थन दिया। वे सब सोचने लगे थे कि ब्रिटिश राज समाप्त होगा तथा उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कई भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की आज़ादी बनी रहेगी। जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, अगर उन्होंने किसी गोरे लोगों की हत्या न की हो और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हों, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी तथा जमीन पर उनके दावे तथा अधिकार का विरोध नहीं किया जाएगा। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदलीं? शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को स्वीकृति दे दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात में वृद्धि की गई। सेना में गोरखा, सिख और पठानों के अनुपात में वृद्धि की गई। मुसलमानों को संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म और सामाजिक प्रथाओं को आदर दिया। जमींदार और भूस्वामियों तथा भूमि पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाले नीतियां अपनाई गई।